Yes, hello and welcome to Unacademy Humanities channel, my dear students. स्वागत है सभी का अन अकेडमी ह्यूमैनिटीज के चैनल पे। और जैसी कि आप सब स्टूडेंट्स की डिमांड रही, हमेशा की तरह जैसी डिमांड रही उसी डिमांड को पूरा करते हुए आए हैं, लौटे हैं एक नया चैप्टर और उसका नया पार्ट लेके। स्टूडेंट्स का काफी डिमांड रहा चैप्टर विजयनगर एम्पायर का वीडियो पार्ट 2 कब आ रहा है सर। तो बिल्कुल आपके लिए लेके लौटे हैं माय डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर का सेकंड पार्ट विजयनगर एम्पायर जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं। तो जल्दी से अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यस हुसैन, यस साक्षी, प्रशांत, फैजान, वेलकम टू क्लास ऑल ऑफ यू। बहुत सारी वीडियोस देखिए, 11th वाले स्टूडेंट भी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर कब वीडियोस आ रही हैं। मैंने वादा किया था कि खूब सारी वीडियोस आपके लिए आएंगी, डबल तड़का आपके लिए लगेगा, तो बिल्कुल आपका वादा पूरा करेंगे। और आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर आपको काफी वीडियोस हमारी आपको मिलने वाली हैं और काफी वीडियोस हम कवर करवाएंगे। तो रोज जो है 7 से 8, तो देखिए आप लोगों को बता दूं आज तो क्लास 12th की वीडियो आई है, लेकिन कल से 7 से 8 क्लास 11th की वीडियो आपका टाइमिंग में कंफर्म कर रहा हूं। 1 मिनट दीजिए मुझे, आपका टाइमिंग भी मैं कंफर्म कर रहा हूं। कल से आपकी एक वीडियो कल भी आ रही है। देखिए कल किंग्स एंड क्रॉनिकल्स जो आपका बुक का चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 आ रहा है कल सुबह 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30। यस, प्री बोर्ड आ रहे हैं, जल्दी से बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे माय डियर। बिल्कुल ले सकते हैं अनअकैडमी पे, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्रशांत, बिल्कुल ले सकते हैं। और अप्लाई करेंगे आप रेफरल कोड AJAYD लाइव तो 10% डिस्काउंट भी है। मैं भी आपको बताता हूं कि वो सब्सक्रिप्शन कहां पे। तो ये जो क्लास है माय डियर, ये क्लास है आपके क्लास 12th की। भाई देखिए मैं एक बार पूरा शेड्यूल आप लोगों को समझा दूं कि आने वाले समय में 9:30 बजे कल सुबह भी एक क्लास 7 चैप्टर आ रहा है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये विजयनगर का पार्ट 2 है, इससे पार्ट 1 पहले वीडियो में कवर हो चुका है, तो वो एक बार जल्दी से देख लीजिए सब लोग, ठीक है भाई। देयर इज नो क्विज, ओनली सब्जेक्ट स्टडीज विल बी देयर। देखिए हम ज्यादा क्योंकि काफी स्टूडेंट देखिए हम करवा देते हैं, बिल्कुल आप लास्ट में, चलिए लास्ट में करवा देंगे, चलिए जरूर आपसे ओरली करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है काफी स्टूडेंट रिकॉर्डेड में देखते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो कल 7 से 8 बजे क्लास 11th का वीडियो आएगा और आप 12th वालों की 9:30 से 10:30 बजे सुबह वीडियोस आने वाली हैं। तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं या बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं जो हाईली डिमांड में आप करते हैं, जिनकी अब बात करते हैं। हम सारी वीडियोस आपके लिए लेके आता है अनअकैडमी ह्यूमैनिटीज यूट्यूब चैनल। लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको पता है एक पूरी तरीके से एक्सटेंसिव जिसको बोलते हैं स्टडी विद द बेस्ट, तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। भाई अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए मेरा नाम है अजय धायल और मैं हूं आपका क्लास 11th और 12th का हिस्ट्री का एजुकेटर और मैं हूं प्लस का एजुकेटर। अब आप बोलेंगे सर ये प्लस सब्सक्रिप्शन या प्लस का क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल कल 7 से 8 माय डियर आदित्य, कल 7 से 8, ठीक है। तो प्लस का एजुकेटर का मतलब है, बिल्कुल थैंक यू सो मच। तो भाई इसका मतलब है कि हम जो अनअकैडमी ऐप है उसके ऊपर प्लस बाय सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो जैसे रेगुलर आपकी
क्लासेस होती है पूरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आंसर राइटिंग सेशन होंगे, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। इवन आप ले सकते हैं इसके अंदर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी इसमें एक बेहतर ऑप्शन आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है। खान किंग वेलकम टू क्लास माय डियर, ठीक है। और इवन अगर आप लेंगे सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन, चाहे आइकॉनिक चाहे प्लस, तो 22 नवंबर तक आपको मिल रहा है क्रिएटिव कॉर्नर। तो ये बिल्कुल राइट समय है, ठीक है भाई। ये नहीं भाई, ये सबके लिए अगर आप यूज करेंगे, जल्दी मैं बता रहा हूं। प्लस अनअकैडमी असेंट चैंपियनशिप भी होता है। तो सबसे पहले एक चीज तो आप जान लीजिए, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि आप लोग अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे बेहतर तरीके से स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस भी मिलती है, और आप वहां से प्लस क्लासेस भी ले सकते हैं विद पेइंग सम स्मॉल अमाउंट। बैचेस चल रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, रेगुलर सारी चीजें हो रही हैं। इवन अगर आप लेंगे हिस्ट्री का, भाई देखिए साइंस का, कॉमर्स का बैचेस चल रहे हैं। अगर आप लेंगे ह्यूमैनिटीज का, तो हिस्ट्री माय डियर हम आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे रेगुलरली। और ये लीजिए जो आप पूछ रहे थे प्रशांत, उसका क्लियरिफाई। भाई देखिए अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पड़ता है, आप 12th में हैं तो बिल्कुल, या फिर 6 मंथ का भी ले लीजिए, कोई पता नहीं है कि एग्जाम कितना एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि देखिए ये 5850 का पड़ रहा है। अगर आप 6 का लेंगे 9000। रेफरल कोड अप्लाई करिए AJAYD लाइव, भाई AJAYD लाइव, ठीक है। रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। यस, आई स्पीक लाइक यस। काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपकी आवाज अमित भड़ाना जैसी लगती है। तो देखिए हमारी आवाज ऐसी बन गई है, ठीक है। क्या हुआ, हम इतना बोलते रहते हैं, इतने पूरे समय क्लासेस लेते हैं, प्लस क्या पता हमारी आवाज ऐसी हो तो बहुत बड़ी चीज हमारे लिए कि वो नंबर 1 एंटरटेनर है और उनकी जैसी आवाज हमारी आपको लग रही है। तो बिल्कुल, तो चलिए अगर आप आएंगे और अप्लाई करेंगे रेफरल कोड AJAYD लाइव, देन यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट। ये भी एक बेहतर ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन अनअकैडमी आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा है, आपको दे रहा है। आप आ सकते हैं भाई, ये सही ऑप्शन है, ये सही मौका है। अगर रेगुलरली अच्छे अच्छे एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल यस। रितिका वेलकम टू क्लास, बिल्कुल युगम, शुक्रिया सब लोगों का। देखिए सब लोग आते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए भाई सब लोग, जल्दी से, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर वीडियोस आपके लिए अनअकैडमी ह्यूमैनिटीज ऐसे ही लाता रहेगा। बहुत मजेदार तरीके से वीडियोस आपको करवाते रहेंगे। तो आपका चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर जो है विजयनगर एम्पायर एंड इंपीरियल, ठीक है। रोज नहीं लेते, कल आपकी 11 बजे वीडियो आ जाएगी, बिल्कुल। तो आपको बता दिया जाए कि आपका जो है चैप्टर जो आज मैं कवर करवाने वाला हूं वो है विजयनगर एम्पायर। तो पिछली कुछ क्लासेस में, चलिए फिर करते हैं शुरू। बिल्कुल अनअकैडमी ऐप पे सिलेबस कंप्लीट हो गया, दोबारा भी करवा रहे हैं, दोबारा उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था, एक तो इसको इंट्रो कि विजयनगर शहर कैसे, क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हमने पढ़ा था, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। मैं पहुंचूंगा जल्दी से विजयनगर शहर के डेक्लाइन पे, और आज हम पढ़ेंगे विजयनगर शहर कैसा शहर था, उसका आर्किटेक्चर कैसा था, वहां पे कैसे किलेबंदी कर रखी थी। बहुत मजेदार ये टॉपिक होने वाला है, बहुत अच्छा ये टॉपिक रहने वाला है। तो पिछली कुछ क्लासेस का आपको जल्दी से एक बार एक ओवरव्यू दे दिया जाए तो हमने पढ़ा था कि कैसे हम्पी को डिस्कवर किया, यहां पे हम्पी को कैसे डिस्कवर किया कॉलन मैकेंजी ने, और उसके बाद में कैसे विजयनगर पे सब लोगों का, यस प्रशांत आपके कोर्स के लिए हिस्ट्री है बस नहीं, पूरे कोर्स के लिए अगर आप 11th 12th का कोर्स खरीदेंगे तो पूरा कोर्स उससे मिल जाएगा, पूरा कोर्स, ठीक है। और पूरी इवन आप 11th का भी
11th, अगर 12th 11th 12th का लेंगे 11th का भी ले सकते हैं। साइंस मैथ की भी क्लासेस ले सकते हैं आप, साइंस कॉमर्स की भी क्लासेस ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैंने बताया था कि कैसे इसको एक्सक्वेट किया गया, कैसे यहां पे और बड़े पैमाने पे जानकारी जुटाई गई। उसके बाद में हमने पढ़ा था किंग्स, रायाज एंड नाइक, जो है यहां पे रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स के बारे में, कि यहां के राजा जो थे उनको रायाज कहते थे, नायक जो इनके मिलिट्री के कमांडर थे उनको कहते थे, सुल्तान इनके पड़ोसी साम्राज्य में थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये अंपायर ऊंचाइयों पे पहुंचा। मैंने आपको बताया था कि ये अंपायर दो भाई हरिहर एंड बुक्का के द्वारा फाउंड आउट किया गया 1336 में, और यहां पे इनके पड़ोसी राइवल साम्राज्य जो थे वो थे सुल्तान्स ऑफ दक्कन और गजपति रूलर उड़ीसा वाले। जो सुल्तान्स है भाई आपको पता ही है, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, और इनमें जो फर्टाइल नदी वाला जो क्षेत्र था, प्लस जो व्यापार जो था उसको लेके बिल्कुल ठीक है, व्यापार जो है उसको लेके पूरा यहां पे विवाद था, पूरा लड़ाई था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था कि यहां पे 4 डायनेस्टियां हुई हैं। सबसे पहली डायनेस्टी भाई बिल्कुल सारे सब्जेक्ट का, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, चाहे हमारा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, पूरे सब्जेक्ट का उसके ऊपर सारी फैसिलिटी मिलती है बिल्कुल। तो चलिए, मैंने पिछली क्लासों में बताया था कैसे एम्पायर फाउंड आउट किया गया। 4 डायनेस्टियां यहां पे हुई, संगम, सलुआ, तलुआ और अरावेदु। और अरावेदु डायनेस्टी के अंदर यहां पे जो राम राया है उनकी जो यहां पे एडवेंचरस पॉलिसी थी, उसकी वजह से कैसे ये एम्पायर पतन की ओर गया। भाई उसने षड्यंत्र रचा, उसने यहां पे योजना बनाई, जिसकी वजह से सारे सुल्तान, तीनों सुल्तान बीजापुर के, गोलकोंडा के और अहमदनगर के साथ हो गए, और उन्होंने विजयनगर को सबक सिखाया और विजयनगर शहर को तहस नहस कर दिया। इवन मैंने आपको पिछली क्लासों में कृष्णदेव राया और उसकी नीतियों के बारे में भी पढ़ाया था, नीतियों के भी बारे में भी बताया था, प्लस इसका डेक्लाइन, पतन कैसे होने लगा, और पतन का कारण कहीं ना कहीं रहा ये एक बड़ा युद्ध जिसका नाम था रक्षाई तंगड़ी की लड़ाई, तलीकोटा की लड़ाई, जो हुई किसकी वजह से, राम राया की नीतियों की वजह से। राम राया ने जो रणनीति बनाई उसकी वजह से तीनों सुल्तानों की आर्मी एक साथ हो गई और आर्मी जीत गई, और आर्मी ने विजयनगर शहर को तहस नहस कर दिया, विजयनगर शहर को त्याग दिया गया। और इसी वजह से 1565 में विजयनगर शहर, आपने शुरू में पढ़ा था कि विजयनगर शहर को खत्म कर दिया गया। ठीक है, हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, राम राया वॉज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम माय डियर। उसने ऐसी रणनीति यहां पे बनाई, ठीक है, यहां पे रणनीति उन्होंने ऐसी बनाई कि उस वजह से ये सारी की सारी चीजें हुई। ठीक है, सारी की सारी चीजें हुई। तो चलिए फिर उसके बाद में मैंने बताया ही है आप लोगों को कि ऐसा पहले नहीं था, पहले मित्रता थी, पहले no, Krishnadevaya was not the king at that time. Let me confirm actually, I am not sure that he was, so let me confirm that. Look here. He was the king under, just wait, yes, Sadasiv, बिल्कुल it is confirmed now. Sadasiv was the king, बिल्कुल he was the chief minister but the ruler was Sadashiv, बिल्कुल no my dear,
देखिए अरावेदु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। किंग वॉज सदाशिवा, ठीक है, किंग वॉज सदाशिव। बिल्कुल, कृष्णदेवराय की तो मृत्यु हो चुकी थी 529 में, 529 में मृत्यु हो गई और 542 में उनकी जो डायनेस्टी है वो हट गई और नई डायनेस्टी अरावेदु आ गई। और अरावेदु के डायनेस्टी के जो रूलर है सदाशिव राया, actually I was aware about that but I was just want to confirm that। so बिल्कुल विजयनगर के जो राया उस समय थे वो थे सदाशिवा, ठीक है भाई, सदाशिवा वॉज द रूलर एट दैट टाइम। और उसके अधीन उनके अंडर माय डियर थे कौन, चीफ मिनिस्टर थे राम राया। भाई रणनीति रही राम नाया की, लेकिन किंग था सदा शिवा, बिल्कुल। और वो अरावेदु डायनेस्टी से यहां पे बिलोंग करते थे। और आपको एक चीज बता दूं भाई, यहां पे विजयनगर शहर खत्म हो गया 1565 में, बैटल ऑफ रक्षाई तंगड़ी के बाद या तलीकोटा की लड़ाई के बाद। इसका मतलब यह नहीं था कि विजयनगर की जो डायनेस्टी थी अरावेदु डायनेस्टी वो भी खत्म हो गई, नहीं भाई, वो यहां से चले गए और वो यहां से जाके जो है ईस्ट के अंदर अपना कैपिटल बना लिया। नई कैपिटल है, एक तो पेनुकोंडा और उसके बाद में चंद्रागिरी जो तिरुपति के पास है, वहां पे इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया और वहां से अपना राज कंटिन्यू करने लगे। उसके बाद में मैंने बताया था कि ऐसा कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं था, ये सिचुएशन बनाया माय डियर किसने, यहां पे राम राया ने। जबकि उससे पहले इन राज्यों के बीच में दोस्ती थी, इन राज्यों के बीच में मित्रता थी और मित्रता का कारण थे इनके आपस में रिश्ते, एक दूसरे की मदद करना। यहां पे भाई यहां पे जो है दोस्ती थी और इसकी जानकारी हमें मिलती है कृष्णदेव राया से। कृष्णदेव राया ने ये क्लेम किया है कि जब सल्तनत में कोई दंगे या लड़ाई हुई थी या वहां पे शांति नहीं थी तो वो वहां पे गए थे और उन्होंने वहां के जो राजा थे, सुल्तान थे, उनकी मदद करी थी उनका रूल एस्टेब्लिश करने के लिए। और इसकी जानकारी हमें उनके द्वारा टाइटल से मिलती है। उन्होंने एक टाइटल लिया, एस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम का टाइटल लिया कि उन्होंने यवनों का साम्राज्य बसाया। इसी तरीके से बीजापुर के सुल्तान जो हैं उन्होंने भी मदद करी है, क्योंकि आपको पता ही है कृष्णदेव राय की डेथ के बाद में हर कोई गद्दी पे आना चाहता था, हर कोई लड़ रहा था, तो बीजापुर के सुल्तानों ने भी अपनी दोस्ती निभाई और उन्होंने भी वो भी यहां पे आए और उन्होंने मदद करी। उन्होंने मदद करी यहां पे उनके सक्सेसर की राजगद्दी बिछाने पे। तो कहने का मतलब दोनों के दोनों अंपायरों में आपस में दोस्ती थी, लेकिन सिर्फ जो एडवेंचरस नीति रही राम राया की, जो चीफ मिनिस्टर था सदाशिव का, ठीक है, सदाशिव राया जो राजा थे उनका चीफ मिनिस्टर था राम राया, उसने कोई षड्यंत्र कोई गेम खेला, उसकी वजह से नाराज हो गए, ठीक है, नाराज हो गए सारे के सारे रूल जो सुल्तान थे और मिलके उन्होंने विजयनगर को सबक सिखाया और विजयनगर बिल्कुल डेक्लाइन की पतन की ओर चला गया, पतन की ओर चला गया। बिल्कुल अदर रूलर फोर्ट बैटल विद विजयनगर बट रिलेशन वाज गुड, यस बिल्कुल, यस इवन यस यू कैन से दैट इवन सुल्तान्स वर आल्सो रेस्पॉन्सिबल। भाई राम राया था तो अधीन सदाशिव के अंडर ही ना, लेकिन कहीं ना कहीं राम राया को उसका ज्यादा ब्लेम या उसका ज्यादा कारण माना जाता है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 से, ठीक है, ये सारी चीजें थी, अब करेंगे बिल्कुल पार्ट 2 से। तो विजयनगर एम्पायर आपको पता ही है, विजयनगर एम्पायर एक बहुत बड़ा संपायर, इसको चलाने के लिए जो आर्मी चाहिए थी भाई, उसके जो हेड थे उनको कहते थे नायक्स। भाई उनके जो हेड थे उनको कहते थे नायक्स, ठीक है, नायक जो थे जैसे जैसे आपको पता ही है
मनसबदारी सिस्टम में मनसबदार होते हैं, वैसे ही नायक्स होते थे। नायक्स मिलिट्री के कमांडर, इवन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्लास आपने पढ़ा होगा 11th में। यस, स्कूल चल रही है भाई, देखिए कई जगह चल रही है, कई जगह नहीं चल रही। तो आपने पढ़ा था जैसे राजा के अंडर नोबल्स थे भाई, राजा के अंडर नोबल्स थे, और वैसे ही ये लोग वो मिलिट्री के चीफ थे भाई, जिनके पास खूब सारे फोर्ट थे और खुद की आर्मी भी थी। वो जगह से जगह मूव करते, जगह से जगह मूव करते, उनके साथ इवन पीजेंट भी चलते। अभी परमानेंट लैंड उनको नहीं दी भाई, वो क्षेत्र की तलाश करते कि कहां पे हमें, बिल्कुल कहां पे हमें रहने योग्य जगह मिले और कहां पे हम उस पे बस जाए। नायक जो हैं तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे, नायक जो हैं वो तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे, और कुछ नायक जो हैं भाई वो राजा के कंट्रोल के अधीन में हुआ करते थे और उनके अंडर काम किया करते थे या उनको मिलिट्री सर्विस प्रदान किया करते थे, बिल्कुल। और कुछ जो हैं उन्होंने कई बार रिबेल भी किया है राजा के प्रति, और राजा को उनको दबाने के लिए किसी प्रकार का मिलिट्री जो है एक्शन भी लेना पड़ा है, मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ा है। गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग माय डियर, ठीक है, मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ा है। तो यहां पे राजाओं ने देखा कि भाई ये जो मिलिट्री के कमांडर हैं भाई बड़ा तंग करते हैं, तो क्यों ना एक पूरा सिस्टम ही क्रिएट कर दिया जाए, क्यों ना पूरा एक सिस्टम ही क्रिएट कर दिया जाए, ताकि इनके जो पावर है उसको भी सब यहां पे अपने अंडर में कंट्रोल लिया जा सके, और सही तरीके से अंपायर को भी कंट्रोल इनकी मदद से किया जा सके। तो उन्होंने एक नया पॉलिटिकल इनोवेशन किया, एक तरीका, एक सिस्टम निकाला जिसका नाम था अमरनायक सिस्टम, जिसका नाम था अमरनायक या अमरानायका सिस्टम। ये जो सिस्टम आया, ये इसके कुछ फीचर इन्होंने दिल्ली के अंदर चल रहे इक्ता सिस्टम या इक्तादारी सिस्टम से लिया, जिसके तहत जैसे भाई आप हमारे अधीन रहिए, आप हमारे अंडर रहिए, हम आपको जमीन देंगे और उस जमीन से आप वहां पे रहने वाले किसानों से, वहां पे रहने वाले क्राफ्ट पर्सनों से, वहां पे रहने वाले ट्रेडरों से आप रिवेन्यू कलेक्ट करिए और उस रिवेन्यू को अपने पर्सनल यूज या आर्मी को मेंटेन करने के लिए यूज करिए और उसमें से कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए बस। दिस वॉज ए फ्यूडल सिस्टम इन विच जो मिलिट्री कमांडर जो हैं उनको कुछ टेरिटरी दी गई भाई कि आप वहां से, भाई जैसे मनसबदारी सिस्टम, इसके तहत भी तो उनको मनसब दिया था कि आप वहां से टैक्स वैक्स कलेक्ट करिए और अपनी आर्मी को मेंटेन करिए। तो अमरनायक जो सिस्टम है, उसके तहत मिलिट्री कमांडर हैं, उनको राया के द्वारा कुछ उनके अधीन जो टेरिटरी थी, जो राजा के अधीन, राजा के अंडर जो टेरिटरी थी, ठीक है, उसके अंडर उन्होंने कुछ टेरिटरी उनको दी, ठीक है, दे दी। उनका काम था वहां से टैक्स कलेक्ट करना और जो पीजेंट हैं उनसे टैक्स या कोई ड्यूज या किसी प्रकार का कर या क्राफ्टमैनों से, ट्रेडरों से कलेक्ट करना और उसमें से कुछ हिस्से को अपने पर्सनल यूज के लिए या अपनी आर्मी, भाई उनको बोला था ना कि यू हैव टू मेंटेन आर्मी। माय डियर जो है साक्षी, इक्ता सिस्टम एक सिस्टम है जिसके तहत जो यहां पे मिलिट्री के कमांडर थे, इक्तेदार या फिर इक्तेदार जो थे भाई, उनको क्षेत्र दे दिया जाता था और बोलते थे कि उस क्षेत्र को तुम कंट्रोल में रखोगे, वहां से जितना भी कर आएगा तुम लोगे, उस पैसे से आप अपना आर्मी मेंटेन करोगे और हमारी मदद आप करोगे। वैसा ही सिस्टम अमरनायक सिस्टम में था, वैसा ही सिस्टम
अमरनायक सिस्टम था, जिसके तहत उनको जमीन दे दी और बोला कि आप वहां से टैक्स या ड्यूज कलेक्ट करेंगे और उसमें से कुछ हिस्से को आप यूज करेंगे और आर्मी को भी मेंटेन आप रखेंगे, ताकि हमें जब भी आवश्यकता पड़े तो हम उस आर्मी को यूज कर सके। और इसी आर्मी की मदद से भाई, इसी आर्मी की और इवन कुछ हिस्सा, और इवन इसमें से कुछ हिस्सा आप किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी करवाओगे अपने क्षेत्र में, जैसे मंदिरों को मेंटेन करोगे या मंदिर बनवाओगे या इरिगेशन वर्क भी करोगे। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगी बोला उस क्षेत्र को राज करने में, क्योंकि लोग जो हैं वो मंदिरों को बहुत मानते हैं, या अगर आपको उनसे कर लेना है तो आपको वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा बोला। क्योंकि अगर आप इरिगेशन वर्क ना करो, अगर इरिगेशन फैसिलिटी ना डेवलप करो और अगर आप उनके पास टैक्स मांगने जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको होगा। तो यहां पे जो है उनको बोला गया कि आप उस रिवेन्यू का कुछ हिस्सा आर्मी को या घोड़ों को, एलिफेंट को मेंटेन करने के साथ, अपने खर्चे को करने के साथ टेंपल और इरिगेशन वर्क के लिए भी उसको यूज या यूटिलाइज करोगे। ठीक है, यूटिलाइज आप करोगे। और इसी वजह से आपको बता दूं कि इतना बड़ा, ठीक है भाई, इस सर अमरनायक का पर्सनल इनकम यहीं से तो आता था। अरे भाई, वो इनकम कुछ हिस्सा उसमें से खुद रख लेता, कुछ आर्मी के लिए लगा देता, कुछ पैसा जो है वो इरिगेशन टेंपल मेकिंग के लिए, और कुछ हिस्सा उनको राजा के लिए भी भेजना पड़ता था। अब ऐसे थोड़ी है रायाज ऐसे जमीन दे दी भाई, कुछ पैसा एज ए ट्रिब्यूट के रूप में, एज ए देयर सबमिशन कि आप हमसे ऊपर हैं, आप हमसे ऊंचे हैं, इसके तहत उनको कुछ पैसा उनको भी भेजना पड़ता। ठीक है, और इवन कुछ गिफ्ट भी भेजने पड़ते भाई, इवन कुछ गिफ्ट भी, और इवन साल में एक बार, ठीक है, बिल्कुल उन्हें खुश करने के लिए लगातार एनुअली कुछ ना कुछ पैसा उनको उनके दरबार में भेजना पड़ता, प्लस अपनी वफादारी दिखाने के लिए गिफ्ट लेके उनको राजा के प्रति कि हम आपके अंडर हैं, आपके अधीन हैं, उनको उनके अंडर वहां पे कोर्ट में जाके अपना सबमिशन शो करना पड़ता। और जैसे मैं अभी बताऊंगा, एक प्रोग्राम होता था महानवमी डिब्बा पे, महानवमी के बाद में 10वें दिन सारे के सारे नायक वहां पे होते और राजा के सामने अपनी सेना का प्रदर्शन करते और राजा को अपनी वफादारी दिखाते। और इसी अमरनायक सिस्टम की वजह से और इन्हीं अमर नायकों की मदद से और उनकी नायकों की मदद से पूरा साउदर्न इंडिया कनकर कर लिया था विजयनगर के राजाओं ने। और इसका मददगार रहा ये अमरनायक सिस्टम। लेकिन कई बार भाई आपको पता ही है, ठीक है, आपको पता ही है कि आपको एक चीज तो पता ही है कि अगर इनको अनलिमिटेड पावर दे दी और इनको कोई छेड़खानी नहीं करी गई या इनको याद नहीं दिलाया गया, आपको पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लंबे समय एक जगह टिक जाता है तो उसका बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाता है। तो राजा को पता है कि ये लोग पावरफुल बन जाएंगे और हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। इसके लिए कई बार अपनी पावर को या अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए अब उनको उस जमीन से दूसरी जमीन पे ट्रांसफर करता रहता। उनकी टेरिटरी जो थी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहता, एक जगह से दूसरी जगह, ताकि यहां पे अगर इनकी ग्रिप बने या फिर यहां पे अगर इनका पावर बने, इनका कंट्रोल आए तो यहां पे नई जगह भेज देता इनको। क्योंकि आपको पता है अगर इसके पास पावर मिल गई, इसके लोग सपोर्टर बन गए तो ये कभी ना कभी राजा को चैलेंज करेगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने यहां पे उनको ट्रांसफर करते रहते थे। एक बार रुकिए, अमरनायक वर अननोन टू पीपल
दे यूजुअली डू नॉट अपीयर इन फ्रंट ऑफ पीपल। बिल भाई देखिए ऐसा तो कोई भी नहीं है, बट अमर नायक भाई जैसे नेता होते हैं वैसे ही ये थे, पर ये वहीं पे रहते थे, टेरिटरी उनके अधीन था साक्षी, ठीक है। लेकिन कब तक रोकेंगे इनको, लेकिन कब तक रोकेंगे, 17वीं सेंचुरी के आते आते विजयनगर किंगडम यहां पे कमजोर पड़ा और इन्हीं अमर नायकों ने खुद के इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिए, और कहीं ना कहीं अगर ये उसका स्ट्रांगनेस का कारण था तो ये ही उसके वीकनिंग या उसके पतन का कारण भी बना कि उसके अमर नायक्स ने, उसके मिलिट्री कमांडर ने मिलके काम नहीं किया, वो आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, इस वजह से विजयनगर एम्पायर का पतन हो गया, विजयनगर एम्पायर का पतन हो गया, ठीक है। और इसी वजह से विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन कर गया। इन्होंने कभी भी राजा को सपोर्ट बाद में देना बंद कर दिया। जब बुरे दिन आए, जब विजयनगर एम्पायर कमजोर पड़ने लगा, तो इन्होंने भी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया और खुद ने अपने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम यहां पे एस्टेब्लिश कर लिए, ठीक है। अब पेज टर्न कर लीजिए, आ जाइए 166 पे, ठीक है। विजयनगर एंड इट्स एनवायरन्स। विजयनगर कैसा शहर था, विजयनगर उसका आसपास का माहौल कैसा था, कैसा स्ट्रक्चर था। जैसे सभी कैपिटल होते वैसे ही विजयनगर भी दिखने में कुछ ऐसा ही शहर था, उसका फिजिकल लेआउट और शहरों जैसा ही था, प्लस बिल्डिंग स्टाइल भी अपने आप में एक यूनिक स्टाइल या बड़ा स्टाइल था। जैसे हर जगह महल होते हैं, यहां भी महल था, जैसे हर जगह मंदिर होते हैं यहां भी मंदिर था, लेकिन यहां के मंदिर बहुत स्पेशल थे, वो हम पढ़ेंगे। यहां का स्ट्रक्चर बहुत स्पेशल था, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये चीजें बताता कौन है भाई? विजयनगर शहर, उसका सिर्फ मलबा ही मिला है, कुछ अवशेष ही मिले, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हम उसको जानते कैसे हैं, उसका इतिहास बनाते कैसे हैं? तो इसका इतिहास बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तो जो एक तो वहां के राजाओं ने जो लेख लिखे भाई, यहां के राजाओं ने भाई 17वीं सेंचुरी के बाद में बिल्कुल पतन की ओर चला गया और वर्चस्व बढ़ गया इन लोगों का। यह समित बढ़ाना, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो सुनिए, इस शहर के बारे में इतना पता कैसे चला? अवशेष बहुत कम है, सब रियून हो चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं भाई। यहां पे बड़े पैमाने पे राजाओं के द्वारा लेख लिखवाए गए या नायक्स के द्वारा अपने डोनेशन के लेख लिखवाए गए कि उन्होंने जो मंदिरों को जो पैसे दिए वो यहां पे लिखवाए गए या दिए गए, उनको रिकॉर्ड किया गया। और जब रिकॉर्ड किया गया तो वो हमें उस समय के बारे में बताते हैं कि यहां पे उन्होंने पैसा दिया और मंदिर बनवाए। ये ही नहीं, विजयनगर शहर एक बहुत बड़ा शहर, और इसी वजह से यहां पे बहुत सारे लोग व्यापार करने, ट्रेवल करने यहां पे आए और उन्होंने विजयनगर शहर के बारे में लिखा। और जब उन्होंने विजयनगर शहर के बारे में लिखा तो वो हमारे लिए एक सोर्स बन गया, और हमने जो रूइंस बचे हुए हैं प्लस उनके द्वारा जो चीजें लिखी गई हैं उनको हमने मैच किया, तो उसके आधार पे हम विजयनगर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते कि कौन वो ट्रेवलर्स थे और कौन उनमें ज्यादातर जो नोटेबल हैं, जो बहुत ज्यादा यहां पे पॉपुलर हैं, वो यहां पे आए हैं और उन्होंने विजयनगर के बारे में लिखा है। तो यहां पे कई ट्रेवलर विजयनगर शहर में आए और उन्होंने अपने ट्रेवल अकाउंट्स यहां पे लिखे
और उनमें से अगर कुछ की बात करी जाए तो वो है जैसे एक इटालियन ट्रेवलर, बाय इटालियन ट्रेडर, सॉरी फॉर दैट, इटालियन ट्रेडर निकोलो डी कॉन्टी यहां पे आए, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे लिखा। देखना भी खूब सारे लोग यहां पे आए। एक दूत, एक एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक, जो पर्शिया के राजा जो हैं, रूलर जो हैं पर्शिया के, उनके द्वारा जो विजयनगर का कोर्ट था उसके अंदर एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। यह भी बहुत बड़े पैमाने पर विजयनगर के बारे में बताता है। यही आपको बताएगा कि विजयनगर 7 दीवारों के द्वारा प्रोटेक्टेड था, 7 दीवारों के द्वारा प्रोटेक्टेड था। इवन एक और व्यापारी जिसका नाम था अफांसिन निकितिन, ये भी रशिया से यहां पे आए, ये भी रशिया से आए। ये जितने भी सारे लोग हैं ये 15वीं शताब्दी में आए हैं। कहने का मतलब 1400 से लेके 1500 के पीरियड के बीच में यहां पे आए ये। अब इसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे और स्पेशली आएंगे पुर्तगाल से। भाई स्पेशली आएंगे पुर्तगाल से। भाई पुर्तगीज आ चुके थे ना, पुर्तगीज ने एडवेंट कर दिया था इंडिया का। तो पुर्तगीज ट्रेवलर जैसे दुराते बारबोसा, जैसे दुराते बारबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नेनो नुनिन्स, भाई दोनों ही तीनों ही बहुत बड़े पैमाने पे विजयनगर शहर के बारे में लिखेंगे। और एक का मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा। ये जितने भी बिल्कुल दुराते बारबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नेनो नुनिन्स यहां पे आए और 16वीं शताब्दी में ये लोग आए और विजयनगर शहर के बारे में बहुत बड़े पैमाने पे लिखा। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे विजयनगर शहर के बारे में लिखा। ठीक है, तो उसी के आधार पे हम पढ़ेंगे। तो एक आपको ट्रेलर दे देता हूं कि एक व्यक्ति है डोमिंगो पेस, भाई उन्होंने विजयनगर के बारे में क्या लिखा है, पहले एक ट्रेलर ले लेते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 176 का छोटा सा एक टॉपिक। ठीक है, डोमिंगो पेस विजयनगर शहर को एक स्प्राउलिंग सिटी कहते हैं। स्प्राउलिंग मतलब एक विशाल शहर बोला विजयनगर शहर एक बड़ा शहर है। इवन बहुत सारे लोग विजयनगर शहर के मार्केट की भी तारीफ करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। ठीक है, तो उसने बताया कि ये शहर बहुत बड़ा है और मैं उसका साइज यहां पे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं किसी भी कोने में चला जाऊं, बोला मैं किसी भी कोने पे चला जाऊं मुझे पूरा शहर दिखता ही नहीं है एक बार में। इवन उसने बताया कि मैं एक पहाड़ी पे भी चढ़ा तो सिर्फ उसका कुछ पार्ट ही मुझे दिखा। इसका कुछ पार्ट ही मुझे दिखा का मतलब समझते हो? इसका मतलब कह रहे हैं कि विजयनगर असल में बहुत बड़ा था। बोला मुझे कुछ हिस्सा ही दिखा, मुझे पूरा शहर नहीं दिखा क्योंकि ये बहुत सारी पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ शहर था और ये बहुत बड़ा शहर था। बिल्कुल, इवन विजयनगर को हाउस ऑफ विक्ट्री भी कहा गया। बिल्कुल सही बात है साक्षी, तो बहुत बड़ा है। और उसने बोला कि ये शहर इतना बड़ा है कि जितने बड़ा रोम है और उतना ही खूबसूरत ये शहर है। और इस शहर में बोला ये शहर बहुत बड़ा है, जितना रोम का शहर है उतना ही बड़ा ये शहर है और जितना रोम है उतना ही बड़ा शहर ये है। और इवन यहां पे आपको खूब सारे पेड़ पौधे, खूब सारे गार्डन घरों में और खूब सारे ऐसे रिजर्वर्स मिल जाएंगे जहां पे पानी यहां पे आता है। और लेक्स भी शहर में, बोला लेक्स भी शहर में है। और राजा का महल पाम के पेड़ों के पास में बनाया गया है और भी कई प्रकार के फ्रूट वाले पेड़ वहां पे लगे हुए हैं उस गार्डन में है। बिल्कुल ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री विजयनगर, बिल्कुल नॉट हाउस। ठीक है, बिल्कुल। तो उसने इतने बड़े पैमाने पे दिया या बताया तो एक चीज तो समझ लीजिए, एक चीज तो जान लीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक चीज तो जान लीजिए कि विजयनगर बहुत बड़ा शहर, बहुत विशाल शहर। तो चलिए
बात करते हैं विजयनगर शहर की एक एक चीज की, बात करते हैं उसके पानी के प्रबंधन की। विजयनगर शहर भाई तुंगभद्रा नदी के नेचुरल बहाव क्षेत्र के बेसिन के ऊपर बसा हुआ शहर। आपको पता ही है नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में बहती है तुंगभद्रा नदी और विजयनगर शहर उसी के नेचुरल बेसिन पे बसा हुआ शहर। ठीक है, बसा हुआ शहर। चारों ओर से विजयनगर एक ग्रिडल में, मतलब जैसे पहाड़ियां होती है ना, ऐसे ऐसे देखना, ऐसे 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 चारों ओर एक पर्वत रेखा पूरा माला सी बनाए हुए थी, उसको कवर किए हुए थी ग्रेनाइट के पहाड़ चारों ओर उसके थे। और उन्हीं पहाड़ों में से निकल के आती थी पानी की धाराएं, इन्हीं पहाड़ों में से निकल के आती थी नदी। ए नंबर ऑफ स्ट्रीम फ्लोड फ्रॉम दीज रॉकी आउटक्रॉप टू द रिवर। कई सारी धाराएं निकल के इन नदियों के आउट जो है उसके अंदर मिलती थी। तो बहुत बड़ा शहर और यहां पे चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ। अब आपको पता ही है शहर है तो यहां पे पानी को संरक्षण करने का भी काम देखा जाएगा। बहुत सारे एम्बैरकमेंट का मतलब होता है पानी को इकट्ठा करने के लिए यहां पे बनाए गए एम्बैरकमेंट्स वर बिल्ट अलोंग दीज स्ट्रीम। भाई इन्हीं धाराओं के पास, यहां से जहां से पानी आ रहा है ना भाई, जैसे यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है, तो इस पानी को इकट्ठा करने के लिए किसी प्रकार के रिजर्वर अलग अलग साइज के, भाई कई जगह बड़ा, ठीक है भाई कई जगह बड़ा, माय डियर देखिए उसका कोई स्पेसिफाइड नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है कि वो रोम के एक शहर के जितना बड़ा हुआ फैला हुआ शहर था। और यहां पे मैंने बताया कि एम्बैरकमेंट्स जो हैं, जो पानी के लिए इकट्ठा करने के लिए जो यहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो भी अलग अलग साइज के लिए बने हुए थे। क्योंकि विजयनगर शहर में चलो नदी आती थी ये ठीक है, लेकिन वैसे वो सारा का सारा क्षेत्र एरिड क्षेत्र था। एरिड का मतलब सूखा क्षेत्र था, सूखा हुआ था। ठीक है, वो जो पेनिनसुला था, वो ज्यादातर जो पेनिनसुला है वो उसका पूरा का पूरा पार्ट सूखा था। तो अब आपको पता ही है पानी को भाई अब जैसे पहाड़ों से आएगा तो उसको भी रिजर्व यहां पे प्रोटेक्ट करके या फिर उसको रिजर्व करने का या फिर उसको संरक्षण करने का प्रयास किया। तो इसी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे उस पानी को इकट्ठा करने के लिए और शहर में यूटिलाइज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वहां पे होता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी उस पर्पस के लिए लोग करते थे। इवन यहां पे टैंक भी बनाने के एविडेंस हमें मिले हैं। भाई पानी को इकट्ठा करने के लिए और शहर तक पहुंचाने के लिए और सिंचाई या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए टैंकों का निर्माण या डैमों का निर्माण भी यहां पे किया गया। और ऐसा ही एक टैंक है जिसका नाम है कमालपुरम टैंक। ऐसा ही एक टैंक है जिसका नाम है कमालपुरम टैंक। ये जो टैंक है 15वीं शताब्दी में के बिगिनिंग में ये टेंपल यहां पे बनाया गया। और ये टेंपल सिर्फ और सिर्फ खेतों में पानी देने के लिए ही नहीं, ये टेंपल जो है सिर्फ खेतों में ही पानी देने के लिए ही नहीं। यह सभी आएगा माय डियर, बिल्कुल 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 खेतों में पानी देने के लिए नहीं। इसके अलावा इस टैंक में से एक धारा, एक चैनल या एक छोटी सी कैनाल जो है वो रॉयल सेंटर पे भी जाती थी। कहने का मतलब राजा के महल की ओर भी जाती थी। ठीक है, वहां भी इस पानी का उपयोग होता था। वहां भी ये पानी का स्रोत यही टैंक से जाता था। ऐसी ही एक कैनाल, मैंने बोला कैनाल भी जरूरी है भाई।
अब डैम बनाया तो डैम से पानी भी तो लाएंगे और आसपास के क्षेत्रों में भी तो देंगे। तो उन डैम, भाई जो डैम बने हुए थे उनसे पानी लाने के लिए एक मुख्य कैनाल जिसका नाम है हीरिया कैनाल, जिसके कुछ अवशेष अभी मिले, जिसके कुछ अवशेष में मिले हैं, वो कैनाल यहां पे माना जाता है। थैंक यू सो मच माय डियर। वो कैनाल यहां पे माना जाता है कि वो कैनाल यहां पे बनाया गया। ठीक है, वो कैनाल यहां पे बनाया गया, नाम था हीरिया कैनाल। ठीक है भाई, हीरिया कैनाल जिसके अवशेष ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ था उसके पानी को खेतों पे सिंचाई के लिए लाने के लिए ये कैनाल का निर्माण यहां पे बनाया गया। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का प्यार है या आप लोगों का ही ये चीजें हैं कि इतना बेहतरीन से हम पढ़ा पाते हैं। कभी थोड़ा बहुत ऐसा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो देख लीजिएगा, कोई सिचुएशन होता है। बाकी हम हमारी तरफ से बहुत बेहतर ही करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे और अच्छे अच्छे नंबर दिलाते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो है भाई खेतों की सिंचाई के लिए यहां पे जो है ये यहां पे पूरी तरीके से कनेक्ट करती थी। ठीक है, तो अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड द इरिगेटेड द कल्टिवेटेड फील्ड्स दैट सेपरेटेड द स्कार्ड सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर। और आप लोगों को बता दिया जाए कि जो एक कैनाल यहां से आती थी तुंगभद्रा नदी से, और यहां पे जो है ये कैनाल पूरी तरीके से सेपरेट करती थी धार्मिक स्थलों को और अर्बन कोर को। ठीक है, अर्बन कोर को इरिगेटेड द कल्टिवेटेड फील्ड्स दैट सेपरेटेड द, भाई यहां से सुनिए भाई, इससे पानी आता और उससे खेतों में पानी दिया जाता, और जो खेत है वो अलग करते। भाई खेतों के उस पार तो होता धार्मिक स्थल और उस पार होता गांव, तो दोनों को सेपरेट करती थी ये कैनाल, और कैनाल से आया हुआ पानी और उससे सिंचाई किए हुए खेत, उससे सिंचाई किए हुए खेत। अर्बन कोर मतलब जो शहर है और स्कार्ड सेंटर मतलब टेम्पल। ठीक है, दोनों को अलग करता था। और ये जो कैनाल है, ये जो कैनाल है ये बनाई गई है संगम डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा। ये जो कैनाल है ये बनाई गई है संगम डायनेस्टी के जो राजा हैं उनके द्वारा। ठीक है, ठीक है, उनके द्वारा ये बनाई गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है फोर्टिफिकेशन एंड रोड। और सबसे पहले बात करेंगे फोर्टिफिकेशन की। तो आप लोगों को बता दूं मैं, विजयनगर शहर एक वेल प्रोटेक्टेड शहर, जहां के राजाओं के पास व्यापार से खूब पैसा आता था और उन्होंने उस पैसे को विजयनगर शहर को प्रोटेक्ट करने में लगाया। और प्रोटेक्शन करने के लिए दीवार बनवाई, वॉल बनवाया। एक दीवार नहीं, दो दीवार नहीं, तीन दीवार नहीं, 7 दीवारें उन्होंने यहां पे शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए, या 7 टायर या 7 लेवल की सिक्योरिटी यहां पे उन्होंने अप्लाई करी। और हमें शहर के दीवारों से घिरे होने की जानकारी देते हैं अब्दुल रजाक, जो एम्बेसडर रूलर ऑफ पर्शिया के द्वारा कैलिकट फोर्ट पे भेजे गए हैं 15वीं सेंचुरी पे। वो यहां पे हमें जानकारी देते हैं और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे इस शहर के फोर्टिफिकेशन को देख के। तो हमें बहुत बड़े पैमाने पे विजयनगर और उसके किलेबंदी के बारे में, उसके किलेबंदी के बारे में, उसके चारों ओर से घिरे होने के बारे में बताते हैं कौन? अब्दुल रज़ाक। ठीक है, अब्दुल, भाई सॉरी फॉर दैट, अब्दुल रज़ाक। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि यहां पे भाई बहुत बड़े पैमाने पे फोर्टिफिकेशन किया हुआ था। और 7 लाइनों का, जैसे बोलते हैं ना 7 टायर सिक्योरिटी,
7 मतलब कि एक दीवार पार करोगे, फिर से पार करोगे, फिर से पार करोगे, तो पूरी 7 लेवल या 7 लाइनों की दीवारें यहां पे, ठीक है, 7 दीवारें, ठीक है, यहां पे थी। और वो कहते हैं कि ये दीवारें सिर्फ शहर कोई नहीं। भाई कई बार क्या होता है, हमने देखा है, जैसे जयपुर है, कई बार हमने देखा है कि राजाओं ने अपने शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए मोटी मोटी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई, ताकि शत्रु अंदर ना आ सके, ताकि शत्रु अंदर ना आ सके। तो यहां पे शहर के लिए तो हर कोई बनवा देता है, लेकिन पहली बार शहर के साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड या फॉरेस्ट को भी इन दीवारों में इंक्लूड कर लिया। अरे भाई, इन दीवारों में एग्रीकल्चर लैंड और जंगलों को भी अंदर ही डाल दिया। यह भी कहीं ना कहीं एक रणनीति होती है राजाओं की, क्योंकि आपको पता है कि भाई पहले क्या होता था, पहले शत्रु को घेर लिया जाता था, और घेर लिया जाता था तो शत्रु भी अंदर छुप जाता था, बोलता मैं भी बाहर नहीं आऊंगा, और वो भी कहता देखता हूं तो कब तक नहीं आता बाहर। भाई आपको खाना वाना, आपको खाने के लिए, भाई चलो ठीक है, कुछ राजा क्या करते थे, अंदर अपने महल में बहुत बड़े अनाज भंडार घर बना लेते, लेकिन कभी तो अनाज का भंडार खत्म होगा और तुम बाहर निकलोगे और तुम्हें यहां पे कब्जा लिया जाएगा। तो विजयनगर के राजाओं ने बोला हमें ये टेंशन ही नहीं है। उन्होंने अपने सारे के सारे खेत, जमीनात सब उस दीवार के अंदर ही डाल दिए कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो कभी ना बाहर निकल रहा, ठीक है, मैं तो कभी बाहर ना निकलूंगा। ये तो उन्होंने बहुत महंगा तरीका यहां पे अपनाया, बहुत महंगा तरीका उनके द्वारा अपनाया गया, ठीक है। तो देखते हैं कैसी ये दीवार थी। सबसे बाहरी जो दीवार, जो 7वें लेवल वाली दीवार, देखिए ऐसे लेवल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। सबसे मेन में शहर राजा का महल हो सकता है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर वॉज ग्रेट। उसके बाद में हो सकता है उसके बाद में हो सकता है भाई नॉर्मल शहर, उसके बाद में लोअर लोगों का वो, उसके बाद में हो सकता है किसी प्रकार के स्कार्ड सेंटर, भाई उसके बाद में हो सकते हैं कोई, कुछ भी हो सकता है। और यहां पे लास्ट वालों में थी जमीनात, ठीक है। तो पूरी तरीके से सब चीजें दीवारों के अंदर थी, और सबसे आखिर में थी दीवार, सबसे आखिर में थे पहाड़। अब पहाड़ तो वैसे ही एक नेचुरल माउंटेन बना रखे हैं, ठीक है, नेचुरल माउंटेन बना रखे। और आप लोगों को बता दिया जाए, इसकी दीवारें जो थी वो एक अलग ही किस्म की दीवारें थी। भाई अगर इसकी दीवारों का कंस्ट्रक्शन की या कारीगरी की आप लोगों से बात करूं, अगर कारीगरी की आप सब लोगों से बात करूं, तो विजयनगर शहर के अंदर जो दीवारें बनाई गई उनको बहुत कम टेपर किया गया। कहने का मतलब उनके ऊपर चूना या सीमेंट का उपयोग ही नहीं किया गया। अरे मतलब सीना, मतलब कि उन्होंने पत्थरों को ही ऐसे सेट आउट कर दिया, पत्थरों को भी उन्होंने ऐसे सेट आउट कर दिया, ऐसे प्लेस कर दिया कि उन्होंने कोई चूना, भाई सोच के देखिए, आज के समय कोई घर टिक सकता है क्या, इतनी बड़ी विशाल दीवार टिक सकती है क्या, कोई सीमेंट, जैसे आजकल तो सीमेंट के ऐड आते हैं, भैया ये दीवार क्यों नहीं गिरती, क्योंकि इसमें लगाया बोला अंबुजा सीमेंट। लेकिन सुनिए, विजयनगर वाले कहते थे कि भैया ये दीवार क्यों नहीं लगती, क्योंकि ये दीवार विजयनगर वालों ने बनाई है, ये दीवार विजयनगर वालों ने बनाई है। इसके अंदर ये क्या करते, पत्थरों को फंसा देते, भाई पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट आउट कर देते, और बीच में उनको जो अंदर का जो बीच का जो पोर्शन था, जैसे इधर उधर पत्थर फंसा देते, ऐसे पत्थर फंसा दिए, दीवारें बहुत चौड़ी होती थी, ऐसे ऐसे बीच में ये लोग क्या करते, मिट्टी, वॉल्स ऑफ अर्थ पैक्ड विद रूबल, भाई यहां पे क्या करते, बीच में छोटे छोटे, भाई छोटे छोटे, रीजन क्या था,
रीजन कुछ नहीं, उन्होंने भाई उनका ये बनाने का तरीका था, ये उनका दीवार बनाने का तरीका था। छोटे 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 उसमें पत्थर भर देते ताकि फंस जाए उसमें, वो पत्थर बड़े हिले ना, ठीक है। और इवन यहां पे उनके ऊपर थोड़े बहुत बेस्टन्स, बेस्टन्स का मतलब होता है जैसे निगाह रखने के लिए चौकियां टाइप की नहीं बनाते भाई, जहां पे खड़े हो सके, जहां से कोई तोप दागी जा सके, वहां पे खड़ा हुआ जा सके, वहां से सिक्योरिटी की जा सके, तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस्टन्स भी उन्होंने वहां पे बनाए, ठीक है, वो भी उन्होंने वहां पे बनाए। तो एक चीज तो दिख रहा है कि विजयनगर के राजा जो हैं वो यहां पे बहुत बड़े पैमाने पे विशाल निर्माण उन्होंने किया, विशाल निर्माण उन्होंने किया। तो विजयनगर के राजाओं ने भाई यहां पे ये चीज तो दर्शा दी थी, दिखा दी थी, ये दीवार के अंदर एग्रीकल्चर के खेत डाल के कि जो राजा हैं पूरे तैयार हैं किसी प्रकार के सीज को, कब्जे को झेलने के लिए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भी भाई किसी प्रकार के सीज को झेलने के लिए या किसी उससे रिलेटेड नतीजे को झेलने के लिए। बोला आओ कोई अटैक करो हम पे, अटैक करो हम पे, भाई देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उनके पास अंदर ही सब कुछ था, ठीक है भाई, उनके पास अंदर ही सब कुछ था। अब्दुल रज़ाक जो हैं, मैंने बताया है, बार बार कहते हैं वो कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो लाइन है भाई उसके अंदर सबसे बारी में फील्ड आते हैं, उसके बाद में गार्डन्स आते हैं, उसके बाद में घर आते हैं, ठीक है भाई। पहली दूसरी तीसरी जो दीवारें हैं भाई उसकी अगर बात करी जाए तो यहां पे उन दीवारों के बीच में खेत भी आ जाते हैं, गार्डन भी आ जाते हैं, आखिर में घर भी आ जाते, सब चीजें इसमें आ जाती हैं। और आखिर में देखते हैं, चलिए आपको और भी बताते हैं, और भी आपको बताते हैं कि यहां पे आप अगर शहर से घुसोगे भाई 7 लेवल का दीवार है, 7 दीवारें जिसमें खेत भी आते हैं, जंगल भी आते हैं। तो अगर आप पहली दीवार के अंदर घुसोगे तो आपको बहुत दूर तक कुछ दिखेगा नहीं भाई, ऐसे छोटे 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 खेत थोड़ी थे, मतलब ये शहर बहुत बड़ा था और यहां पे बहुत सारी दीवारें थी और दीवारों के अंदर खूब सारा क्षेत्र आता था। और यहां पे अंदर चावल की खेती भी हो रखी थी, अंदर गार्डन्स भी थे, अंदर यहां पे गार्डन्स भी थे। और इवन जो यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, प्रेजेंट डे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं माय डियर, ठीक है, वो कहते हैं कि इतना बड़े पैमाने पे जो कंस्ट्रक्शन है, इतने बड़े पैमाने पे जो कंस्ट्रक्शन है वो आज तक नहीं देखा गया, ठीक है। और इवन स्कार्ड और अर्बन कोर के बीच देखिए लाइट का एक बार इश्यू हुआ है, लाइट गिर गई है, ठीक है। तो शहर स्कार्ड और अर्बन सेंटर के बीच खेत के एविडेंस वो बताते हैं। और ये सारी की सारी चीजें सपोर्ट करता था कैनाल सिस्टम, आपसे बुक से रीड कर रहा हूं मैं, ये सारा का सारा सिस्टम सपोर्ट करता था कैनाल सिस्टम, जो कहां से आता था, तुंगभद्रा से, पानी से, ये सारी की सारी चीजें सपोर्टेड थी तुंगभद्रा नदी से, ठीक है। तो इतनी चीजें हम करते हैं और इसी वजह से मैंने आपको बता दिया। चलो ये भी खत्म कर देते हैं। एग्रीकल्चर लैंड भी क्यों इंक्लूड करी फोर्टिफाइड एरिया में? एग्रीकल्चर लैंड का इंक्लूड करने का कारण जो रहा माय डियर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर लैंड का इंक्लूड करने का कारण रहा जो यहां पे फोर्टिफाइड एरिया में किलेबंदी के अंदर, उसका कारण आपको पता ही है। मेडिवल पीरियड के अंदर क्या होता था भाई, मेडिवल पीरियड में क्या होता था, शत्रु व्यक्ति को सीज कर लेता था, कब्जा कर लेता था। और यहां पे भाई क्या होता था, सीज करके उसको भूखा मार के उसको सबमिट करवाने का प्रयास हुआ करता था, किसके ऊपर कब्जा कर लें, या उसके क्षेत्र पे कब्जा कर लें, या फिर उसको चारों ओर से घेर लें और वो आखिर में हमें सबमिट कर देगा, सबमिट कर देगा।
सीज कितना लंबा चल सकता है, सीज कितना चल सकता है, ज्यादा ज्यादा महीने और ज्यादा से ज्यादा साल। और कई राजाओं ने ऐसे कब्जे से बचने के लिए कई अरेंजमेंट किए, जैसे बड़े बड़े अनाज के भंडारघर बनाए, बड़े बड़े अनाज के भंडारघर बनाए शहर के अंदर, फोर्टिफाइड शहर के अंदर भंडारघर बना लिए, बोला अनाज की खूब सारा स्टोरेज कर लेते हैं। लेकिन विजयनगर के राजा बहुत दूर की सोचने वाले थे। विजयनगर के राजाओं ने बोला हम भंडारघर नहीं बनाएंगे, आराम से अंदर ही खेती कर लेंगे। बोला भंडारघर की क्या जरूरत है, खेती कर लेंगे अंदर, ठीक है भाई, खेती ही कर लेंगे। तो विजयनगर के राजाओं ने थोड़ा सा महंगा और बड़ा मेथड अपनाया अपने यहां पे अंपायर को सीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने अपनी दीवारों में एग्रीकल्चर जो है, जो बेल्ट है उसके अधीन उन्होंने भाई फोर्ट के अंडर ही एग्रीकल्चर लैंड को भी इंक्लूड कर लिया, उसको भी उन्होंने उसमें डाल लिया, ठीक है, उसको भी यहां पे इंक्लूड यहां पे कर लिया गया। तो समझ आया सारी चीज कि विजयनगर शहर में कैसा यहां पे दीवारों का सिस्टम था, कैसे प्रोटेक्शन था, कैसे वाटर मैनेजमेंट था। आज हमने पढ़ा अमर नायक्स के बारे में, ट्रेवलर्स विजयनगर में आए उनके बारे में, वाटर मैनेजमेंट के बारे में, फोर्टिफिकेशन के बारे में। कल मैं आपको बताऊंगा या इससे अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसी रोडें थी। थोड़ा सा बीच में देखिए, थोड़ा सा लाइट की वजह से इश्यू हुआ है, तो आपको बताया जाएगा रोडें कैसी थी और शहर की बनावट कैसी थी, रॉयल सेंटर कैसे थे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा महानवमी डिब्बा के बारे में। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नया पार्ट चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और जल्दी से और भी बेहतर तरीके से अगर आप चीजें कवर करना चाहते हैं तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, आप आ जा सकते हैं, आप आ सकते हैं। और सबसे पहले तो देखिए, बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए ताकि आपको और भी वहां पे क्लासेस होती है। देखिए वहां पे फ्री कॉस्ट क्लासेस भी होती है, ऐसा नहीं होता, पेड क्लासेस होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वहां पे पेड क्लासेस होती हैं या ऐसा ही सारा चीजें होता है, तो और भी बहुत सारी क्लासेस होती है। सर चलिए देख लेते हैं, ठीक है भाई, प्लीज एक बार शॉर्ट में बता दीजिए कि उन्होंने एग्रीकल्चर भी फोर्टिफाइड एरिया में, भाई मैंने आपको बताया युवा भाई एग्रीकल्चर लैंड को इंक्लूड करने का कारण ये कि भाई देखो भाई पहले दिक्कत क्या रहती थी, पहले दिक्कत ये रहती थी माय डियर, बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। पहले दिक्कत क्या रहती थी कि सुनिए, अच्छा आपने मैंने बता दिया कि भाई मैंने बोला कि पहले दिक्कत ये रहती थी कि लोग कब्जा कर लेते थे बाहर अंपायर पे, कि जैसे अभी मेरे घर पे बाहर कोई बैठ जाए कि बोला कि मैं तेरे को पकड़ने आया हूं तो मुझे कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब मेरे पास खाना पीना खत्म हो जाएगा तो मैं सोचूंगा भूखा मरने से बढ़िया तो बाहर ही निकल जाऊं, अपने आप को अगले को सौंप दूं। तो इसी तरीके से पहले राजा जो थे भाई, उन्होंने ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अंदर खूब सारा अनाज उन्होंने स्टोर कर लिया। लेकिन आपको पता ही है अनाज कितने दिन चलता, बोला 6 महीने चलेगा, साल भर चलेगा। लेकिन विजयनगर के राजाओं ने बोला बिल्कुल टेम्परेरी प्रॉब्लम ही खत्म कर देते हैं, बोला अंदर ही खेत लगा देते हैं, बोला दीवारों के अंदर या महल के अंदर ही खेत कर लेते हैं, वहीं पे ही लगाएंगे, चाहे कोई बाहर बैठा रहे, चाहे मर जाए बाहर वेट करता करता, हम तो आराम से अपना कुछ लगाएंगे और खाएंगे। युगम वेलकम, युगम समझ आएगा नहीं, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ रिलीजियस, ठीक है, बिल्कुल 11th की कल है 7 से 8, कल 7 से 8। What was the status of religious discrimination विजयनगर, there any kind of discrimination? भाई एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन का ज्यादा पता नहीं चला है, कॉमन लोगों के बारे में पता नहीं चला है, मुस्लिम लोग थे ये तो पता चला है, लेकिन विजयनगर के राजाओं ने ज्यादा सपोर्ट किया है यहाँ पे हिंदुओं को, और या फिर हिंदू मंदिरों को, या हिंदू जो राजा थे उनको, हिंदू देवताओं को, जैसे विरूपक्षा, विठला और पैंपा देवी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो सबको समझ आया
तो इसीलिए भाई आप लोग आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे और वहां पे आप अप्लाई करोगे। बिल्कुल कल होगी भाई, कल होगी। वीडियो को एक बार सब लोग जल्दी से लाइक करिए और कल होगी आपकी क्लास 7 से 8। कल मिलूंगा आपसे 7 से 8 और सुबह मिलूंगा 9:30 से 12:30, 11:30, 9:30 से 10:30, सॉरी फॉर दैट, 9:30 से 10:30 आपसे मिलूंगा मैं जो है वो सुबह आप लोगों से, ठीक है, और 12th वालों से, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत समय देने का। वीडियो का अगला पार्ट जरूर आएगा, 3 पार्ट जरूर मिलेगा। तो अगर आप आना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे तो आ सकते हैं और अप्लाई करना ना भूलें AJAY लाइव, जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट प्लस अनअकैडमी ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे हमारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। लॉट ऑफ बेनिफिट, अनअकैडमी चैंपियनशिप दे सकते हैं आप, वहां पे फ्री के सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल शाम को 7 से 8, ठीक है। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखना, ख्याल रखना, पढ़ते रहना, करते रहना।